इंपॉर्टेंट है खबर। चीनी वजीर दिफा ने दो बड़े अहम दौरे किए हैं और इन दौरों को अगर आप इमरान खान साहब के वजीर आज़म पाकिस्तान के ISI के हेडक्वार्टर के दौरे के साथ मिलाकर देखें और फिर जो एक हफ्ता पहले कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई है उसको इसके साथ जोड़ें और आलमी वाकयात को साथ मिलाएं तो फिर आपको समझ आती है कि खत्ते में होने क्या जा रहा है। मैं सबसे पहले जो चाइनीज वजीर दिफा है उनका नाम है वाई फेंगे, इनके जो दौरे से आगाज करता हूं। सबसे पहले ये गए काठमांडू नेपाल में। देखिए नेपाल वो मुल्क है जो चीन और भारत के दरमियान में है। भारत के साथ इसके बड़े पुराने ताल्लुकात हैं और बड़े मिसाली ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन 2015 में नरेंद्र मोदी की कुछ गलतियों की वजह से नेपाल भारत के कैंप से निकलकर चाइनीज कैंप में जा रहा है। चाइनीज सदर जो है शी जिनपिंग, उन्होंने गुज़िश्ता साल एक दौरा भी किया था नेपाल का और नेपाल को बहुत ज्यादा पैसा दिया है, बहुत ज्यादा इमदाद दी है। और इसके अलावा जो उनका बेल्ट एंड रोड का एक मंसूबा है उसके अंदर उन्होंने शामिल किया है नेपाल को और अरबों डॉलर वहां पे खर्च कर रहे हैं, वहां पे बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। और नेपाल को साथ ही साथ ये कहा कि आप लैंड लॉक कंट्री नहीं है बल्कि आपको लैंड लिंक करेंगे हम चीन के साथ, तो आपका इन्हिसार भारत में नहीं रहेगा। यानी नेपाल को पेट्रोल चाहिए होता है, दीगर बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं और समंदर तक अगर एक्सेस चाहिए तो वो मजबूर है कि उसको भारत का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। लेकिन अगर उसके ताल्लुकात चीन के साथ अच्छे हैं तो फिर वो पाकिस्तान के जरिए से, चीन के जरिए से अपनी जरूरियात पूरी कर सकता है और चीन के साथ उसके बड़े शानदार ताल्लुकात हो गए हैं। अब ये दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट था और भारत ने इस पर बहुत नजर रखी हुई है। जब भी कभी चीन और भारत के दरमियान हालात खराब होते हैं तो नेपाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस खित्ते में जो लड़ने की सलाहियत है वो नेपालियों में है, जो उनकी गोरखा रेजिमेंट है। वो लोग वहां बड़ा शानदार तरीके से लड़ते हैं कि वो ऊंची जमीन पर रहने के आदी हैं, वो कम ऑक्सीजन के अंदर तेजी से मूव कर सकते हैं और वो फौजी भी बहुत अच्छे हैं। तो ये जो नेपाली फौजी हैं ये बड़े अहम होते हैं और ये इसी महीने नवंबर के पहले हफ्ते में, यानी अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो नवंबर खत्म हो रहा है, लेकिन नवंबर के पहले हफ्ते में जो आर्मी चीफ हैं भारत के MM नरवाने, वो 3 दिन के लिए नेपाल के दौरे पर गए थे और उन्होंने बहुत ज्यादा मुलाकातें की थी और कोशिश की थी कि भारत के साथ जो नेपाल के ताल्लुकात खराब हैं वो ठीक हो जाए। लेकिन उनके वो 3 दिन के दौरे के ऊपर ये जो 1 दिन का दौरा है चीनी वजीर दिफा का, जो एतवार वाले दिन हुआ है, वो भारी पड़ गया है। चीनी वजीर दिफा अपने 21 रुकनी वफ्द के साथ नेपाल गए हैं। उन्होंने वहां के जो आर्मी चीफ हैं उनसे मुलाकात की, वजीर आजम से मुलाकात की, वजीर दाखिला से मुलाकात की और वजीर दिफा भी उनके वजीर आजम ही हैं। तो उन्होंने उनसे दिफाई मामला के ऊपर कोऑपरेशन अनाउंस किया। ऐसा नहीं है कि अनअनाउंस्ड है। यहां इस दौरे की खासियत यह है कि उन्होंने इस बात को अलल ऐलान कहा कि हम इनके साथ दिफाई मामलात में मजीद ताउन के लिए आए हैं और एक दूसरे के दिफा में एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे। तो चीन को अपने दिफा में जब भी नेपाल की जरूरत होगी तो वो इंडिया के खिलाफ ही होगी और जब नेपाल को जब भी चीन की जरूरत होगी तो वो इंडिया के खिलाफ ही होगी। नेपाल के साथ किसी तीसरे मुल्क का बॉर्डर नहीं लगता, ये इंडिया या चीन है। तो नेपाल अगर चीन के साथ अपने ताल्लुकात बनाएगा तो इंडिया के खिलाफ ही बनाएगा ना, और अगर चीन नेपाल के साथ ताल्लुकात बनाएगा तो इंडिया के खिलाफ ही बनाएगा। तो दिफाई ताउन जो उन्होंने आपस में बढ़ाया है उससे साफ जाहिर हो रहा है और भारत के अखबारात की बेचैनी, भारत की मीडिया की बेचैनी ये बात साबित कर रही है कि नेपाल और चीन के बीच में कुछ ऐसा तय पाया है जिससे भारत के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। मुश्किलात किस तरह की हो सकती हैं? यानी नेपाल की सरजमीन को भारत इस्तेमाल करता है चीन के खिलाफ, वो नहीं कर पाएगा। नेपाल के फौजियों को इस्तेमाल करता है, वो नहीं कर पाएगा। नेपाल की इस सरजमीन को चाइनीज इस्तेमाल कर सकेंगे भारत के खिलाफ, ये एक नई चीज होगी। तो ये मुश्किल पैदा हो जाएगी और लिम्पियाथोरा का इलाका, काला पानी का इलाका, ये वो लिपुलैक का इलाका, ये वो सारे इलाके हैं जो नेपाल ने इंडिया से वापस लेने हैं। 3 इलाके मैंने आपको बताया, लिम्पियाथोरा, लिपुलैक और काला पानी। ये इलाके जब नेपाल ने इंडिया से वापस लेने हैं तो यही तो मौका होगा कि चीन अपनी इंडिया के साथ स्कोर सेटल करेगा, नेपाल अपना इलाका ले लेगा और फिर पाकिस्तान क्या करेगा वो बताता हूं। अभी जो नेपाली दौरे के बाद जो चीनी वजीर दिफा है उन्होंने 2 बड़े अहम दिन गुजारे हैं। एतवार को नेपाल में और पीर वाले दिन फिर वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान का जब उन्होंने दौरा किया तो उन्होंने यहां पे अहम तरीन मुलाकात की है पाकिस्तान के आर्मी चीफ से और यहां पे उन्होंने दिफाई मामलात का फिर अनाउंस किया कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो दिफाई ताल्लुकात हैं या ताउन है उसको मजीद बढ़ाया जाएगा और एक मुआहदे पर उन्होंने दस्तखत किए MOU पे, और वो जो MOU है वो भी दिफाई ताउन को बढ़ाने के लिए मुआहदा है और खित्ते की सिक्योरिटी के लिए दोनों मुल्क अपना किरदार अदा करेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक दिन नेपाल जाना
एक दिन पाकिस्तान आना। और चीन ने जो तैयारी की आपको पता है, उन्होंने अपना आखिरी बस्ता तक रवाना कर दिया है उन इलाकों में जहां से उनका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे इंडिया के साथ तनाव है। उन इलाकों में जहां पे वो और इंडियन फोर्सेस आमने सामने खड़े हैं, वहां उन्होंने आखिरी दस्ते तक रवाना कर दिए हैं। सारी मशीनें भिजवा दी हैं, सारे रोड्स तैयार कर लिए हैं, हर किस्म का इक्विपमेंट वहां पहुंच गया है, हर किस्म के दिफाई निजाम वहां पे, एयर डिफेंस सिस्टम तक वहां पे लग गए हैं। तो चीन ने पूरी तैयारी करने के बाद अब नेपाल को तगड़ा किया कि अब हमें आपकी जरूरत है। दूसरी तरफ से पाकिस्तान को तगड़ा करने के लिए वो आए, और पाकिस्तान तो पहले ही आपको पता है इंडिया के मामले में तो हम बहुत हसास हैं। हमारी तो सारी तैयारी उनको नजर में रख के है। हमारा दूसरा तो तीसरा दुश्मन ही कोई नहीं है। मेन दुश्मन हमारा इंडिया है या इसराइल के साथ है, और तो हमारा दुश्मन कोई नहीं है। तो इंडिया के मामले में पाकिस्तान ने जो है वो हमेशा बड़ा जबरदस्त रोल प्ले किया है, और चीन ने पाकिस्तान के साथ दिफाई ताउन को इस लम्हे बढ़ाकर इंडिया के लिए एक और चैलेंज खड़ा कर दिया है। भारतीय अखबार इसको भी बहुत मायूसी के साथ रिपोर्ट कर रहे हैं। अब तमाम भारतीय अखबार उठा लें, उन सबके अंदर यही खबरें आज चल रही हैं। अब जरा आप गौर करें कि 5 दिन पहले पाकिस्तान में कोर कमांडर की मीटिंग हुई, और उस मीटिंग के अंदर भी लाइन ऑफ कंट्रोल के हवाले से बड़े अहम डिसीजंस हुए कि हमने सिविलियंस को किसी भी लड़ाई की सूरत में कैसे महफूज रखना है। पाकिस्तानी फौज ने बहुत बड़े पैमाने पर लाइन ऑफ कंट्रोल पे तैयारी की है, और बड़ी जबरदस्त जो है वो प्रैक्टिस की गई है, बड़ी जबरदस्त तरबियत हुई है गुज़िश्ता चंद महीनों में, बड़ी जबरदस्त एक्सरसाइजेस की गई हैं पाकिस्तान फोर्सेज में। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक पाकिस्तान की पूरी फौज को नए सिरे से जबरदस्त ट्रेनिंग दी गई है गुज़िश्ता चंद महीनों में, और उनको तैयार किया गया है बहुत मुश्किल हालात के लिए। और वो मुश्किल हालात यही हो सकते हैं कि भारत कोई शरारत करे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और फिर पाकिस्तान उसको मुंह तोड़ जवाब दे, और अगर सेम टाइम में जब पाकिस्तान जवाब दे रहा हो वहां से चीन और नेपाल अपना रोल प्ले कर गए, तो फिर भारत के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं होगा कि जिन जिन जमीनों पे उसने इस खित्ते में कब्जा किया हुआ है, चाहे वो लद्दाख है, तो चाहे वो अरुणाचल प्रदेश है, चाहे वो नेपाल के 3 इलाके हैं, चाहे वो कश्मीर है, भारत को इन सब से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे फ्रंट भारत एक साथ उनका मुकाबला नहीं कर सकता। अब उसके बाद जो है वो कोर कमांडर्स की मीटिंग के बाद जो नई डेवलपमेंट एक और हुई कि इमरान खान साहब ने इतवार वाले दिन, छुट्टी वाले दिन दौरा किया आईएसआई के हेडक्वार्टर का। अब मैं आपको इसके अंदर कुछ चीजें तो वो बता दूंगा जो मुझे पता चली है मेरे सोर्स से, और कुछ चीजें जो है वो दिफाई तज्जियाकार हैं उन्होंने बताई है मुझे, क्योंकि उनकी इन चीजों पर नजर है और वो बहुत सालों से ये काम करते रहे और वो खुद मिलिट्री में रहे हैं, तो मुझे बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। ये जो मुलाकात थी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। वज़ीर खारजा इसमें शरीक हुए, असद उमर भी इसमें थे, इमरान खान साहब के 3-4 करीबी साथी उनके साथ थे। दूसरी जानब ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा, बहुत इंपॉर्टेंट, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, एयर चीफ यानी जो फजाइया के चीफ हैं एयर मार्शल मुजाहिद अनवर खान, वो भी एयर चीफ मार्शल, नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान न्याजी यानी फिजाइया के, बड़ी फौज के और नेवी के तीनों के चीफ मौजूद थे। आर्मी चीफ मौजूद थे, खुद बड़ी फौज के चीफ हैं। डीजी आईएसआई फैज हमीद वो भी यहां पे मौजूद थे। तो ये फौज की क्रीम है जो सारी की सारी बैठी हुई थी, और पाकिस्तान की हुकूमत की पॉलिटिकल क्रीम उनके सामने बैठी हुई थी। तो यहां से कोई तफसीलात बाहर नहीं आई ज्यादा, लेकिन जो मेरे सोर्सेज से मालूमात पता चली वो ये है कि इमरान खान साहब पे पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारे उस लेवल तक ट्रस्ट कर रहे हैं जिस लेवल तक उन्होंने गुज़िश्ता चंद दहाइयों में किसी भी पॉलिटिकल लीडर पे नहीं किया। यानी इमरान खान साहब से वो इंफॉर्मेशन भी शेयर कर रहे हैं जो बाकियों से शेयर करते हुए, उनको बताते हुए बहुत सारे खदशात फौज के दिमाग में आते थे। तो एक कॉन्फिडेंस का लेवल बड़ा हाई है। कॉन्फिडेंस का लेवल यहां तक है कि ये मैं कह सकता हूं अपने सोर्स से, मुझे जो इतलात मिलती है, जो फील आती है, जो चीजें पता चलती हैं, उसके मुताबिक ये है कि इमरान खान साहब पे जो ट्रस्ट लेवल है वो ज्यादा है, इसलिए बार बार वो दौरे भी कर रहे हैं आईएसआई के, इसलिए उनको जो है वो हर मामले के ऊपर ब्रीफ भी किया जा रहा है। और मुस्तकबिल में किसी किस्म के भी हालात हों पाकिस्तान के लिए, हम किसी जंग में जाए या अमन की हालत में रहें, ये हर चीज जो भी होगी वो इमरान खान साहब की मंजूरी से और इमरान खान साहब की कॉन्सेंट से, उनकी रजामंदी के साथ होगी, और ये मिलजुल कर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ होगी। ये कॉम्बिनेशन ठीक चल रहा है, यानी एतमाद का फुकदान फौज और सिविल क़यादत का एक दूसरे के ऊपर नहीं है, जो माजी में आ रहता है, कभी डाउन लीग आ जाती है, कभी कुछ और हो जाता है, मेमो स्कैंडल आ जाता है, ये पॉलिटिकल लीडरशिप को फौज आपस में गुत्थम गुत्था ही रहते हैं। लेकिन इस मरतबा वो एक दूसरे पे एतबार कर रहे हैं, एक दूसरे को राजदार बना रहे हैं, एक दूसरे को चीजें बता रहे हैं और मिलकर फैसला कर रहे हैं। और जब कौम मिलकर फैसला करती है तो फिर टारगेट अचीव कर लेती है। बाकी आप खुद समझदार है। अब कुछ डिफेंस एनालिस्टों के मुताबिक जो चीजें वहां पे डिस्कस हो सकती हैं मुबैना तौर पे, और कुछ सोर्सेज उनको बता रहे हैं, उन्होंने आगे मेरे तक ये मालूमात पहुंचाई है कि एक ईरानी साइंसदान का जो कत्ल हुआ है फखरीजादे का, मोहसिन फखरीजादे का, इस पे एक तो
चीन ने भी अब कह दिया कि उन्होंने मजम्मत की है इस पे। और दूसरा, इस कत्ल पे पाकिस्तान ने बड़ा डीपली इस मामले को लिया गया है और अरबों और इसराइलियों के बढ़ते हुए ताल्लुकात के ऊपर भी गौर किया गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो सूरत हाल है उसके ऊपर मुकम्मल ब्रीफिंग हुई है और मुमकिन भारतीय हमले की सूरत में जवाब की नौयत क्या होगी और किस किस्म का भारत जो है वो अटैक कर सकता है, किस किस्म के खदशात मौजूद हैं और उनको काउंटर करने के लिए कौन कौन सी हिकमत अमली है, इन चीजों के ऊपर एक ब्रीफिंग जो है मुख्तसर वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को दी गई है और उन्होंने सिक्योरिटी के हवाले से आईएसआई की कारकर्दगी को सराहा है। अब इमरान खान साहब से खुलकर मालूमात शेयर की जा रही है, ये मैंने आपको कंफर्म कर दिया और ये बात बिल्कुल ठीक है। अब एक चीज और हो रही है सेम टाइम में, पाकिस्तान में अपोजिशन जो है वो अपने जलसे जुलूस कर रही है, इससे हुकूमत तो गिरेगी नहीं, ये तो श्योर शॉट, चाहे धरना भी करेगी तो नहीं गिरेगी। और ये हुकूमत इसलिए नहीं गिरेगी क्योंकि हुकूमत गिराने के लिए कोई सॉलिड मूवमेंट चाहिए और इदारों की सपोर्ट चाहिए कि पाकिस्तान में ऐसे हुकूमत गिरती नहीं है, या तो पूरा पाकिस्तान बाहर आ जाए, वो हो नहीं रहा। तो हुकूमत तो नहीं गिर रही, लेकिन अपोजिशन के जुमलों का फायदा भारतीय मीडिया उठा रहा है। आज अगर आप भारतीय मीडिया उठाएं तो मरियम नवाज का एक बयान है जो सारे भारतीय मीडिया ने कोट किया कि इमरान खान को चाहिए कि आईएसआई फोन टेप कर रही है, उनकी इंक्वायरी करे और उनसे पूछे कि वो क्यों करते हैं ऐसा। अब ये भारतीय तमाम अखबार ने अपनी हेडलाइन बनाई है कि पाकिस्तान की आईएसआई खुफिया एजेंसी जो है वो फोन टेप कर रही है। मरियम नवाज साहबा को इसके ऊपर एक एतराज है और वो इसके ऊपर ब्लेम कर रही है इमरान खान साहब को और उनकी हुकूमत को, और उनके स्टेटमेंट जो है उनको ज्यादा। और मैं आपको यहां तक बताऊं कि भारतीय अखबार ने लिखा कि इमरान एंड बाजवा गैंग विजिटेड आईएसआई हेडक्वार्टर, यानी उन्होंने बताया कि ये गैंग है, तो वो वही जबान इस्तेमाल कर रहे हैं जिस किस्म की जबान हमारी अपोजिशन इस्तेमाल कर रही है। तो इस वक्त उनके पास ऐसा कोई चारा नहीं है, ऐसी कोई सपोर्ट नहीं है भारत के पास समाए पाकिस्तान की अपोजिशन की जो एक दूसरी लाइन लिए हुए है। और मैं नहीं कहता कि वो गद्दारी कर रहे हैं या वो कोई मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें मेरे ख्याल में ये सूट नहीं करता पाकिस्तान को। और अगर तो उन्होंने हुकूमत गिरानी है तो इस्तीफे दें और हुकूमत गिर जाएगी, लेकिन वो इस तरफ भी नहीं जा रहे, वो हालात को खराब कर रहे हैं, हालात को उस नैच पे लेकर जा रहे हैं जहां पे हुकूमत चाहे गिरे या ना गिरे, मुल्क जो है वो मुश्किल से दो चार हो जाए। अब इस वक्त इन सारी चीजों को आप मिलाकर देखें, चीनी वज़ीर दिफा का नेपाल का दौरा बड़ा मानी फेज है, अगले दिन पाकिस्तान का दौरा, पाकिस्तान में कोर कमांडर मीटिंग, वजीर आजम का अपने अहम तरीन लोगों के साथ आईएसआई के हेडक्वार्टर का दौरा और वहां पे मिलिट्री की सारी क़यादत का मौजूद होना, नेवल चीफ, एयर चीफ, आर्मी चीफ और चीफ ऑफ ज्वाइंट स्टाफ, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी डीजीआईएसआई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। देखना यह है कि आने वाले दिन में ये जो इवेंट्स हो रहे हैं ये किसी तूफान का पेश कहना है, क्योंकि मुजाहिदीन की जानिब से जो खबरें आ रही हैं वो बहुत गर्म है। इस वक्त मकबूजा कश्मीर में मुजाहिदीन ने अपने हमले बहुत तेज कर दिए हैं, रोजाना की बुनियाद पर जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है वो भारतीय फौजी काफिलों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, अपने टारगेट अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उसके बदले में भारतीय फौजी वहां जंगलात में और दूर दराज पहाड़ों पर मौजूद लोगों के कच्चे मकानात को गिरा रहे हैं ताकि मुजाहिदीन को अगर कोई सपोर्ट मिल रही है तो वो ना मिल सके। तो वहां पे भी एक जंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। देखना यह है कि भारत ऐसी कौन सी गलती करता है जिसके बाद कोई फैसला कुन मरहला आता है। ये वीलॉग खत्म करने से पहले मैं वही ख्वाहिश का इजहार करूंगा जैसे हम काराबाग के लिए करते थे अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान लड़ाई में, कि अल्लाह ताला कश्मीरियों को आजादी की सुबह नसीब फरमाए।